वेलकम बैक टू ऑल। मैं गौरव अग्रवाल, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। लेक्चर 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। आज हम लेक्चर 2 की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा फोर्स क्या होता है, हमने डिस्कस किया इनर्शिया क्या है, हमने ये भी सीखा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। साथ ही साथ हमने डेली बेसिस पे जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी समझा और उसके बिहाफ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, इंपल्स को डिस्कस करेंगे और इंपल्स को पढ़ने के बाद हम लोग को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात को करना है। लेक्चर 1 आप सब अभी तक देख चुके होंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इसको पढ़ने की तैयारी ऑलरेडी कर ली है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के पहले हम लोग लेक्चर 1 में मोमेंटम को डिस्कस किए थे और साथ ही साथ मोमेंटम के न्यूमेरिकल की भी हम लोग बात किए थे। अब यहां पे मोमेंटम से ही रिलेटेड सारी चीजें इस एक टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स फर्दर। आगे की बातें हम लोग शुरू करते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ सीखते हैं कि होता क्या है। आपकी स्क्रीन पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन विजिबल है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि यहां पे न्यूटन ने कहना क्या चाहा था। पहली बात, द रेट ऑफ चेंज। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ इस चीज के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा फिजिक्स में जहां भी रेट की बात आती है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, हमेशा फिक्स्ड है। आप या तो डेफिनेशन सीख लो या तो फॉर्मूला सीख लो, एक चीज कर लो, दूसरी चीज आपको इतना केपेबल होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सको। जैसे मैंने इस स्क्रीन पे इस टाइम फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने सिर्फ डेफिनेशन दिया है ताकि आप फॉर्मूला को खुद डिजाइन करो। सीखो कैसे करते हैं। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब डीपी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जितना ज्यादा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब फिर लिखा है change in momentum of body takes place in the direction of net external force of acting on a body। यार obviously it is true, ये मैं ना लिख के देता ना तब भी आपको ये अंडरस्टूड था कि यार मोमेंटम जिस डायरेक्शन में चेंज होगा फोर्स भी तो उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा। ऑब्वियसली भाई, कार साइकिल से टकराई, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, तो जब कार का मोमेंटम साइकिल को ट्रांसफर हुआ, दैट सिंपली मीन्स ना कि जो कार ने फोर्स साइकिल पे लगाया। यहां पे वही बात बोल रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बन गया हमारा फॉर्मूला। चीजों को थोड़ा सा समझो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए, आप चीजों को डिजाइन करना सीख पा रहे हो, तो फिजिक्स इज जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर यू। आपको फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं देगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने सिर्फ डेफिनेशन की हेल्प ली एंड ऑन द बिहाफ ऑफ डेफिनेशन फॉर्मूला हमने खुद ब खुद डिजाइन किया। ठीक, अब इसी फॉर्मूले को हम आगे देखते हैं कि क्या यही काम किया गया है। ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर ऑर्डिनरी नहीं है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है कि मैंने डिजाइन नहीं किया हुआ, ये ऑलरेडी नासा का डिजाइन पिक्चर है जिसमें आपको मोमेंटम या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात को समझाया गया है। उन्होंने अपने मैनर में समझाया है, हम अपने लेवल पे सेम फिगर को डिस्कस करने वाले। इन्होंने क्या किया, अब यार नासा की बात है तो उन्होंने सीधी सी बात है रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट्स की बात की होगी, मिसाइल्स की बात की होगी, सारी बातें हुई होगी। उन्होंने भी यही बोला कि यार अगर कोई मिसाइल है, मान लीजिए अगर हम लोग सपोज कीजिए किसी मिसाइल की बात
करते हैं, ठीक। जैसे कि इस नासा के पिक्चर में आपको दिख रहा है, इन्होंने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ऑन द बिहाफ ऑफ मिसाइल डिस्कस किया। हम ऑन द बिहाफ ऑफ कार्स, ऑन द बिहाफ ऑफ साइकिल डिस्कस कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि यार मान लीजिए ये डिफरेंस फ्रॉम विद कांस्टेंट मास, इन्होंने बोला क्या है, पहली चीज अभी तक हम कुछ मिनट पहले तक ये बात अब जान चुके हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जरा सा यहां पे देखिए कि मोमेंटम होता क्या है यार। अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज व्हाट, mv, ठीक। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है कि भाई मान लीजिए आपका कुछ इनिशियल मोमेंटम था, सपोज m1 v1, ठीक। कुछ फाइनल मोमेंटम होगा जब मान लीजिए कोलिजन हुआ या कुछ हुआ, सपोज m2 v2, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना, मान लीजिए ये मोमेंटम था एट टाइम t1, ये मोमेंटम था एट टाइम t2। तो चेंज इन मोमेंटम की बात जब हम करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, देन दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यही बात तो हम करेंगे और यही बात आपको लिख के दिया गया है यहां पे, ये देखिए F इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इतना था डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कर दिया, तो दैट इज फोर्स। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यही फॉर्मूला तो नासा की पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मान लीजिए, अब इससे ये कैसे आया इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। इन्होंने क्या किया कि भाई एक ही रॉकेट की बात कर रहा है, जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो सर्टेन वेलोसिटी थी से v0, जब रॉकेट किसी सर्टेन जगह पे पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई से v1। यार रॉकेट जब लॉन्च होगा, रॉकेट जब पहुंचेगा, रॉकेट के मास में तो चेंज होने वाला है नहीं, रॉकेट का मास m ही था। तब इन्होंने क्या किया, बोला लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, क्योंकि दोनों मास तो वही है बॉडी का, मास तो बॉडी का बदल नहीं रहा है। फिर m को कॉमन लिया और हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1। ये एक्सप्रेशन, ये वाला देखिए, चीजें वही है, चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। चाहे किसी भी स्टैंडर्ड पे आप पढ़ लो, आप क्लास 9th में यही डेफिनेशन पढ़ो, क्लास 12th में पढ़ो, या आप इन फ्यूचर कभी इंजीनियर या साइंटिस्ट बनते हो, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस उनको पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जब आप क्लास 9th में यही बात करते हो तो आप कुछ इस फॉर्म में लिखते हो, यही मैं आपको क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ा रहा हूं, तब मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने इस फॉर्म को प्रिफर किया था। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते, लेकिन क्लास 11th में, क्लास 12th में आप जानते हो, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में इस चीज को लिखा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहां पे जो एक्सप्रेशन आया है ये कैसे आया, कि यहां पे जो हम F इक्वल टू ma की बात कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है या ये जनरेट कहां से हुआ है। इसके लिए अगर आपको याद हो, आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तो पढ़ा है। क्या था मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन? दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हाँ, क्या हम इसको कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते? v माइनस यू इक्वल टू at, सिंपली u को इधर ले गए और जब a को इससे डिवाइड मार देते हो तो आप, या सॉरी, आप t को डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू a। हम अभी तक क्या एक्सप्रेशन पढ़े हैं फोर्स का? F इक्वल टू m v माइनस यू डिवाइड बाई t। यहां पे t इज दैट टाइम जहां पे उसकी वेलोसिटी u से v हो जा रही है, मतलब
टाइम टेकन बाय बॉडी, जितनी देर में वो बॉडी ट्रैवल की। यहां पे देखिए इस इक्वेशन की हेल्प से दैट इज v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए लिख सकते हो, दैट इज f इक्वल टू ma। दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये बात हम सब जानते हैं, हम क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़े हैं, क्लास 9th में भी इस फॉर्मूले को पढ़े हैं, बट इट मे बी पॉसिबल कि आप इसकी प्रूविंग ना जानते हो। नाउ यू गाइज आर केपेबल इनफ टू नो ऑल दिस, आप अब केपेबल हो कि इसकी प्रूविंग को आप कर सको, और इजी मैनर में चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रीफली फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं चीज़ों को एज अ कंक्लूजन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें सीखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज F इज इक्वल्स टू dp अपॉन dt। P इज व्हाट? मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम या चेंज इन टाइम। बॉडी वही है, मतलब मास वही है, m1 m2 को हमने m मान लिया और कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। इस T2 माइनस T1 की जगह पे हम T भी ले सकते हैं कि भाई अगर वो इनिशियल से चलना शुरू किया है तो ऑलरेडी T1 की वैल्यू 0 होने वाली होती है। वही काम हमने यहां पे कर दिया। आप इधर देखो, m v माइनस यू बाई टी लिखा। फ्रॉम फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यहां से मैंने v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए लिखा और इस पूरे की वैल्यू को उठा के मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, आपको आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। इसके आगे क्या चीजें हैं? इसके आगे इन SI यूनिट m इक्वल टू 1 kg a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। क्यों लिया अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, भाई यहां पे देखिए अभी लास्ट स्लाइड पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? F इक्वल टू ma पढ़ा था। हमने बोला कि अगर m की वैल्यू को हम ये रख लें और a की वैल्यू को ये रख ले, दैट मीन्स 1 इंटू 1, दैट मीन्स F इक्वल टू 1 न्यूटन या 1 यूनिट ऑफ फोर्स। F इक्वल टू, अगर ऐसा करते हैं तो होगा क्या? दिस यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन। भाई न्यूटन इसकी SI यूनिट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज SI यूनिट। बट अगर MKS यूनिट की बात करें तो MKS यूनिट ये होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब चूंकि फोर्स की मैक्सिमम बातें, जो फोर्स का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन का दिया हुआ है, इस वजह से उनके ऑनर में हम इसको डिस्कस करते हैं। उनके ऑनर में हम फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोलते हैं। Note that the second law of motion gives us the unit of measuring force, the SI unit of force, a Newton। जो मैंने आपको बताया वो बात है, आपको मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, जस्ट बिकॉज कि जब आप इस रिकॉर्डिंग को या इस लेक्चर को देख रहे होगे आपके नोट्स भी उसी प्रॉपर मैनर में बनते चले। मैंने यहाँ पे कैजुअली तो लिख के दे दिया, बट एक होता है ना कि नोट्स आपके बहुत प्रॉपर होने चाहिए कि अगर कोई भी आपके नोट्स देखे तो लगना चाहिए कि हाँ यार क्या नोट्स हैं। तो इसी वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली लिख के दिया है एंड यू गाइज कैन नोट इट डाउन वेरी इजली, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो आई होप न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात सबको ओके हो गई होगी, फोर्स की बात ओके हो गई, फोर्स की यूनिट की बात ओके हो गई, फोर्स की 2 यूनिट हमने पढ़ लिया, वन इज MKS यूनिट, अदर वन इज SI यूनिट। अब यहां तक हमारे पास परफेक्शन है, तो अब इसके आगे की बातें करना शुरू करते हैं। इसके आगे की बात करने के लिए अभी हमारे पास एक टॉपिक और है, इंपल्स। इंपल्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो हमारा टॉपिक है इंपल्स, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, सपोज एक नेल है, कील है, आपको उसको दीवार में पिन करना है। ठीक, आपके पास हैमर है, हथौड़ा मौजूद है, आपको उस नेल को, उस कील को दीवार में पिन करना है। आप क्या करोगे? उसको सिंपली पॉइंटेड
एंड से वॉल पे रखते हो और पूरी ताकत से उस हथौड़े को उस पे मारते हो, जल्दी जल्दी। सपोज करो मैं आपको बोलूं बेटा जल्दी जल्दी नहीं मारना, बहुत स्लोली आपको हथौड़ा लेके जाना है और उस कील पे रखना है, फिर निकाल लेना है, फिर धीरे धीरे हथौड़े को लेके जाओगे, उस कील पे रखोगे, फिर निकाल लोगे। क्या पॉसिबल है कि वो जो नेल है, जो कील है, वो दीवार के अंदर जाए? इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सर जब तक हम उसको तेजी तेजी नहीं मारेंगे वो अंदर नहीं जाने वाला है। क्यों? कॉज ऑफ दिस, हम जितना भी फोर्स लगा लें, पूरी ताकत से उसको स्लो स्लो लेके आए और रख दें, फिर हटा लें, फिर पूरी ताकत से स्लो स्लो रखें, फिर हटा लें, नेल कभी भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन वही उसको जल्दी जल्दी मारते रहे लगातार, इट इज पॉसिबल कि नेल अंदर चला जाएगा। कॉज ऑफ इंपल्स। इंपल्स होता क्या है? द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब यहां पे देखो, अगर हम इसी फॉर्मूले से, जैसे हम लोग अभी ये पढ़े F इक्वल टू dP अपॉन dt, यानी क्या हम इसको ये कह सकते हैं F इज या F dt इक्वल टू dP? वी कैन इजली राइट इट डाउन। यहां पे देखिए dt की वैल्यू जितनी छोटी होगी dp पे भी उतना ही फर्क पड़ने वाला है। या यहां पे ये भी हम बोल सकते हैं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dt, और यही कॉन्सेप्ट को हमने नेल में इस्तेमाल किया। कैसे? हम जल्दी जल्दी जब हैमरिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हथौड़ा मार रहे होते हैं, तो ये जो dt की वैल्यू है ये लगातार कम हो रही होती है, द टाइम टेकन बाय बॉडी। जब dt की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब f की वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ रही होगी। जितनी जल्दी जल्दी हम हथौड़ा मारेंगे, जितनी जल्दी जल्दी हैमरिंग करेंगे, उतना ज्यादा हम फोर्स नेल पे एक्सर्ट कर पाएंगे, और नेल पे जितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी कि उतनी जल्दी वो दीवार में पिन हो जाए। जब हम धीरे मार रहे होंगे ये टाइम बढ़ रहा होगा, और जब ये टाइम बढ़ेगा तो इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, और वो उतना अमाउंट ऑफ फोर्स अटेन नहीं कर पाएगा कील कि वो दीवार के अंदर पिन हो। एंड दैट इज द रीजन कि हमको जो हैमरिंग होती है वो जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। सो एज अ कंक्लूजन हम ये बात कह सकते हैं कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पे बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, that short interval of time पे लगने वाला force is called impulse। इतनी बात ओके? कुछ और दिख रहा है यहां पे? थोड़ा सा देखने का ट्राई करो। अभी नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी ऊपर ही हैं यहां पे, ठीक है? इंपल्स इक्वल टू F इंटू dt है। F इक्वल टू dP अपॉन dt पढ़े हो, है ना? dt को इधर भेजा, F dt इक्वल टू dP। जरा इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, एफ डी टी यहां भी लिखा है, एफ डी टी यहां भी लिखा है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या हम ये बात बोल सकते हैं एफ इक्वल क्या हम ये बात बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, इंपल्स इक्वल टू डीपी, या impulse equal to change in momentum? This is your another formula of impulse। अब आपके पास impulse के दो फॉर्मूले हैं, one is impulse equal to F into dt। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, हमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया impulse equal to dp, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे लिख के दिया हुआ है। और यकीन मानिए जब आप न्यूमेरिकल इसका करने बैठोगे ना, तो आपको इस फॉर्मूले से ज्यादा ये फॉर्मूला एग्जाम में इस्तेमाल होने वाला है। सो माइंड में बहुत क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है और कैसे करना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बच्चों का क्वेश्चन उठता है कि सर हाउ कैन वी डिसाइड कि इंपल्स का ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा, हमको कैसे पता लगेगा? द ओनली आंसर इज, चाहे ये हेडिंग हो
इसके नेक्स्ट क्लास की हेडिंग हो या पूरे 11-12 के कोई भी चैप्टर की कोई भी हेडिंग हो, आंसर हमेशा एक ही होगा, ऑलवेज गिवन डेटा हेल्प्स यू। गिवन डेटा हमेशा आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको फोर्स गिवन है, अगर आपको टाइम गिवन है तो अप्लाई दिस, अगर आपको मोमेंटम गिवन है तो अप्लाई दिस एंड। कभी आपको मोमेंटम गिवन नहीं होगा, टीचर पका पकाया कभी नहीं देता, पकाना आपको पड़ेगा। टीचर आपको मोमेंटम की वैल्यू एग्जाम में गिवन नहीं देगा, टीचर आपको क्या गिवन देगा पता है? मास दे देगा बॉडी का, टीचर आपको वेलोसिटी दे देगा बॉडी की, तब आपसे बोलेगा फाइंड इंपल्स। अब आप क्या करोगे भाई? इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, यानी इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी m2v2 माइनस m1v1। जब आप इसको अप्लाई कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और 90% इंपल्स के न्यूमेरिकल में यह फॉर्मूला यूज होगा। इस बात को खास ध्यान रखना, फॉर्मूला आइडियली बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम ये फॉर्मूला जनरेट किए, और एग्जाम में सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला पूछा जाता है। यहां तक की बात ओके है? हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां पे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स। इंपल्स के एप्लीकेशन क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है, वो जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता है, अप्लाई कैसे होगा वो हमको इस बारे में बातें करनी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है राइट नाउ स्क्रीन पे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। While catching a ball, a cricket player lower his hands in order to avoid getting hurt, to save himself of getting hurt। हम जानते हैं बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला है या कोई ना कोई गेम खेला ही होगा सबने। ठीक, जिसने भी क्रिकेट खेला है वो ये बात जानता है कि जब हमारे पास जब हम एज अ फील्डर खड़े होते हैं फील्ड पे, हमको कोई बॉल कैच करना होता है तो हमेशा हम कैच करने के बाद बॉल हाथ को पीछे लेके आते हैं। क्यों? जब हम यहां पे कैच किए बॉल को, सपोज अगर हम ये हाथ पीछे नहीं लाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा? जब बॉल यहां पे आया वो हमारे हाथों पे टकराया, जो बॉल किसी सर्टेन फोर्स है, किसी सर्टेन मोमेंटम से आ रहा था, जैसे ही वो हमारे हाथ पे आया तुरंत वो बॉल रेस्ट पे आना चाहेगा। जब वो बॉल रेस्ट पे आना चाहेगा तुरंत एक्सप्रेशन हमारे पास है F इक्वल टू dp/dt। जैसे ही वो बॉल तुरंत रेस्ट पे आना चाहेगा, जो हमारा ये टाइम टेकन है ये वाला, ये बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही ये टाइम टेकन कम हुआ बॉल का, जितना कम टाइम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ने लगेगी, और नतीजा क्या होता है? हमारे हाथ पे चोट आती है। इसीलिए हमको बोला जाता है कि बेटा जब भी कैच करो, कैच करने के बाद हाथ को धीरे से थोड़ा पीछे लेके आओ। फर्क क्या पड़ेगा कि ये जो F इक्वल टू dp/dt में टाइम टेकन है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहां से यहां तक आने में कुछ सेकंड्स लिए होंगे आपने। जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना फोर्स की वैल्यू कम होगी आपके हाथ पे चोट लगने के चांसेस भी उतने कम होंगे। Another example, car, buses, trucks, bogies of train, etc. are provided with a spring system to avoid severe jerks, जिसको हम शॉकर बोलते हैं। बाइक्स में होता है, हमारी स्कूटीज में है, कार्स में है। शॉकर्स होते क्यों हैं? शॉकर्स आर बेसिकली व्हाट? स्प्रिंग सिस्टम होता है कि जैसे ही किसी गड्ढे पे या किसी गड्ढे से या स्पीड ब्रेकर से हमारी बाइक या हमारी कार गुजरे, तो उसकी वजह से हमको जर्क मिलेगा, वो हम पे फोर्स लगाएगा, और ये जो स्प्रिंग सिस्टम होता है ये कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा तो कुछ टाइम लेगा ना, फिर से वही रीजन, जितना ज्यादा टाइम लेगा फोर्स की वैल्यू उतनी कम होगी, और फोर्स की वैल्यू जितनी कम होगी हमको या हमारे व्हीकल को नुकसान होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। सो दीज टू एग्जांपल्स जिसकी वजह से हम इंपल्स को समझ पाए।
एक एग्जाम्पल और है, आप सबने देखा होगा, आप सबने लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह देखा है। अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, बहुत ग्रैंड और मैनर में होते हैं। अच्छा, एक बात है, अगर ओलंपिक्स वगैरह हो रहे हैं, किसी ने देखा हो, तो जो लॉन्ग जंपर या हाई जंपर होते हैं उनको मिट्टी बिछा के दिया जाता है या उसमें कुशन्स लगे होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है यार? बढ़िया मार्बल का फ्लोर दे दो, इतना कुछ अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, इतना और कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। नहीं करते, क्यों नहीं करते? वही का रीजन है इंपल्स। अ पर्सन फॉलिंग ऑन पक्का फ्लोर यानी मार्बल फ्लोर या सीमेंटेड फ्लोर इज लाइकली टू रिसीव मोर इंजरीज देन वन फॉलिंग ऑन कच्चा फ्लोर या मड फ्लोर बोल लो। भाई जब कोई, मान लीजिए कोई लॉन्ग जंपर है, यहां से भागता हुआ आया, जब यहां गिरा, ठीक, मान लीजिए यहां पे पक्का फ्लोर था, ठीक, बढ़िया हमने टाइल्स बिछा के रख दिया, बढ़िया सीमेंटेड, ठीक। अब जैसे ही वो गिरा यहां पे, ये नीचे तो पुश नहीं होने वाला, सीमेंट है, टाइल है, नीचे पुश होगा नहीं। अल्टीमेटली होगा क्या? जैसे ही वो फुल मोमेंटम से यहां आके गिरा, इसको पूरे को तुरंत रेस्ट पे आना होगा, और जैसे ही इसको तुरंत रेस्ट पे आना हुआ, अगेन F इक्वल टू dp अपॉन dt, जितनी टाइम की वैल्यू कम होगी, फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और इट मे बी पॉसिबल कि वो इसकी लास्ट लैंडिंग हो, उसके बाद उसको मौका ही ना मिले लैंडिंग का, फोर्स तो इतना ज्यादा होगा। अब यहां पे हम अगर बढ़िया मार्बल फ्लोर ना लगा करके हम कुछ नहीं, सिर्फ गीली मिट्टी बिछा दें या सूखी मिट्टी बिछा दें, कुशन लगा दे, मैट्रेसेस लगा दे, अब क्या होगा? अब जैसे ही वो फुल मोमेंटम से यहां लैंड हुआ, ये जो मिट्टी है या जो मैट्रेस है, ये थोड़ा सा नीचे पुश होके इसको नीचे आने देगा। जब नीचे आएगा बंदा कुछ डिस्टेंस तक, तो इस नीचे आने में इसने कुछ टाइम टेकन होगा, कुछ टाइम, 2 सेकंड 4 सेकंड कुछ लिया होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा ये टाइम बढ़ेगा उतना ज्यादा इस फोर्स की वैल्यू घटेगी, और जितना ज्यादा फोर्स की वैल्यू घटेगी, ये जो लॉन्ग जंपर है, इसको जो यहां पे लगने वाला फोर्स है, इसकी वजह से चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्श ने जितना फोर्स ऑफर किया वो इजीली रेजिस्ट कर सकता था, तो इसको आगे भी लैंडिंग का मौका मिलेगा। क्लियर है? यही वजह है कि जब लॉन्ग जंप या हाई जंप वगैरह होता है तो मैट्रेसेस यूज करते हैं, मड यूज करते हैं, बट हम बहुत ज्यादा पक्का फ्लोर की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो एथलीट्स हैं उनको चोट ना लगे। क्लियर है? आगे की बातें हम लोग शुरू करते हैं। इतना हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ चुके हैं, हम लोग उसके एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, हम लोग अब इंपल्स की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम कितना हैंडी हो पाए हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। अ बॉल ऑफ मास, आप सबके पास न्यूमेरिकल लिखा है आपकी स्क्रीन पे, इस न्यूमेरिकल को पढ़िए और कोशिश कीजिए, खुद से करिए, थोड़ी सी कोशिश मैं भी करता हूं। A ball of mass 0.4 kg, सिर्फ गिवन डेटा लिखना है, मास गिवन है 0.4 kg, ठीक। स्टार्ट्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड एट 20 मीटर पर सेकेंड। आपको आपकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू स्टॉप, वो बाद में रुक जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी गिवन डेटा है, ये भी न्यूमेरिक डेटा है, बस वर्ड्स में दे दिया है, फर्क इतना ही होने वाला है। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक। कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़े हो आप? F इक्वल टू ma, यही एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कोई बात नहीं। ए का एक एक्सप्रेशन और भी तो जानते हैं बच्चा, हम अभी जिससे डिराइव किए थे हम, A इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अब यहां पे देखिए V भी है, U भी है, T भी है, कैन वी फाइंड A? चलिए प्रोसीड करते हैं।
दिस इज 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, ए की वैल्यू आई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी गाइज हैव ए, नाउ वी गाइज हैव एम. दिस इज, so can we find force? This is F equal to ma. The value of m is what? 0.4 kg. This is -2 Newton and thus this is minus of 0.8 Newton. यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सब ऑलरेडी मोशन चैप्टर पढ़ चुके हो. जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन. बॉडी रिटायर्ड हो रही है, रुक रही है, धीमी हो रही है. और जब निगेटिव एक्सीलरेशन की वजह से हम जो फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स. अगर फोर्स की वैल्यू कभी नेगेटिव आ जाए तो परेशान मत होना कि यार सर हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा फोर्स नेगेटिव आ रहा है. फोर्स नेगेटिव पॉसिबल कैसे है? ठीक है. सो इतनी बात ओके. Calculate the force which stops the ball, assuming it to be constant in magnitude throughout the body. Now we get the answer which is -0.8 Newton. That is retarding force. मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी रुक रही है. इजी न्यूमेरिकल था. एक और फर्निश करते हैं, देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा पॉलिश हो पाए हैं. ठीक है. सो a constant force of magnitude 50 Newton is applied to a body of 10 kg. मास गिवन है, फोर्स गिवन है. मास कितना है? F इक्वल टू 50 फोर्स 50 न्यूटन है, मास हमारा 10 किलो का है. मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ, पॉइंट टू बी नोटेड, मूविंग इनिशियली मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज u विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बॉडी टू स्टॉप? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है? हमसे टाइम पूछा गया है. विल इट टेक द बॉडी टू स्टॉप? बॉडी रुक जा रही है बेटा. जब बॉडी रुक जाएगी तो मतलब हमको फाइनल वेलोसिटी भी तो पता है, 0 मीटर पर सेकेंड, है ना. If the force acts in a direction opposite to its motion. ठीक है. अभी इस लाइन को अभी हम यहां पे भी छोड़ रहे हैं, अभी बात करेंगे इस लाइन का मतलब क्या होता है. ठीक है. फिलहाल F गिवन है, M गिवन है, V है, U है, V है, T पूछा गया. फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma होता है. F पता है, M पता है. कैन वी गाइस फाइंड आउट A की वैल्यू कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है. अब जरा सा यहां पे देखिए, अब इस लाइन की बात करते हैं. इफ द फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, फोर्स अपनी डायरेक्शन के अपोजिट लगाया जा रहा है. मतलब अगर आपको बात समझ में आ रही हो, अगर ये लाइन ना लिखी होती, ये हमारे लिए स्टिल अंडरस्टूड था. क्यों? बॉडी का स्पीड पहले 10 था, बाद में 0 हो गया. भैया हमने ब्रेक लगाया है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है. एक्सेलरेटर तो हमने लिया नहीं होगा, वरना स्पीड बढ़ती. स्पीड कम हुई है, मतलब साफ है रिटार्डिंग फोर्स होगा. मतलब साफ है जो एक्सेलरेशन होगा वो रिटार्डिंग होगा. इसलिए हम यहां पे माइनस साइन को लेके बात करेंगे. इतनी बात समझ में आया. वही चीज यहां पे लिखा है कि बंदा जिधर जा रहा है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स रिटार्डिंग है. ये न्यूमेरिकल मुंह खोल के बोल दिया. ना बोलता तब भी आपको ये बातें कैच करना आना चाहिए इस गिवन डेटा की हेल्प से. अब हमारे पास एक्सेलरेशन है, v है, u है, t है. फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, या t इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a. दिस इज 0 माइनस 10 माइनस ऑफ 5. माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम की वैल्यू कितनी? अब देखो जरा फर्क क्या पड़ता. अगर हम यहां पे एक्सेलरेशन को नेगेटिव ना लिए होते इस बात की वजह से, तो फर्क क्या पड़ने वाला था कि यहां पे जो टाइम आता वो नेगेटिव आ जाता.
और अगर टाइम नेगेटिव आता, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमने यहां पे अब हमको टेस्ट हो गया कि हाँ हम t इक्वल टू 2 सेकेंड है विच इज पॉजिटिव, मतलब हमारा काम सही हुआ, परफेक्ट है। टिप आपके लिए ये है कि अगर कभी भी आपका टाइम नेगेटिव आएगा, आप मान लेना, आप समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं माइनस की एरर किया है, तो उसको एक बार रीचेक जरूर करना। बात ओके? यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए, एप्लीकेशन पढ़ लिए, इंपल्स पढ़े, उसका एप्लीकेशन सीखे और दो न्यूमेरिकल लगा के थोड़ा सा उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना भी अब हम सीख चुके हैं, इतना हमको आता है। ठीक, इसके बाद जो मेन टॉपिक्स थे वो हमारे जो हाँ लग रहा था कि थोड़ा हमको भी एफर्ट देना पड़ेगा समझने के लिए, वो खत्म है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो यार ये तो बच्चे बच्चे को आता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन भाई साहब का एक ही बात कहनी थी और वही हर बच्चा जानता है, एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी बॉडी पे हम जितना फोर्स लगाते हैं, बॉडी बदले में हम पे उतना ही फोर्स लगाती है। दैट इज एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर हम दीवार में हाथ मारते हैं तो चोट हमारे भी आती है, चोट दीवार को भी पहुंची, कुछ फोर्स उस पे भी लगा, बदले में दीवार ने हम पे लगाया। वो बात अलग अलग होती है कि हमारा जो मास है वो दीवार के कंपेयर में कम है, इसलिए उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता है। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सब जानते हैं, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन फोर्स होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर एक्शन की डायरेक्शन ये है तो बदले में रिएक्शन की डायरेक्शन ये होती है। ठीक, इसको अभी प्रॉपर मैनर में समझते हैं। बाय डेफिनेशन तो हम सब जानते हैं, हमारा डेली लाइफ में यूज क्या है, इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज स्विमिंग। हम स्विमिंग में इस्तेमाल करते हैं, हम चलने में इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं वी विल डिस्कस। फिलहाल यहां पे आपके पास 4 एग्जाम्पल आपको पिक्चर फॉर्म में गिवन है। एक ये, एक हमारा ये है, बाकी 2 एग्जाम्पल ये हैं। इनको हमने इस्तेमाल कैसे किया, गन है। जब गन से आप बुलेट फायर करते हो, आपने सुना होगा कि गन से भी पीछे की तरफ झटका आता है, इसी वजह से हमें गन को स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है। क्यों आता है, क्योंकि जब गन से बुलेट फायर हुई, एक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर थी, जैसे ही बुलेट निकली, जैसे ही गन से बुलेट फायर हुई, गन ने हमारी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स को अप्लाई किया इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज, खुद को रेस्ट पे लाने के लिए। हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, बॉडी आलसी होती है, तो उसने खुद को रेस्ट पे लाने के लिए हमारी तरफ रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, और उसी को हम झटका बोलते हैं कि हमको जर्क लग रहा है। और जिस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ मूव करती है, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी को हम अप्लाई कैसे करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करेंगे, ये बात हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में। फिलहाल अभी बस इतना बताया है कि जितना गन से बुलेट आगे की तरफ जिस फोर्स से जाएगी, गन का भी उतना ही रिएक्शन फोर्स आता है। हम सब ने बोटिंग की होगी, जब बोट किनारे पे आती है तो जो बोटमैन होता है वो हमसे बोलता है कि भैया आप उतर जाइए, आराम से बोट को पकड़े हुए हैं। अगर वो बोट को ना पकड़े, पता हो क्या हो, हम पानी में बीच में। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम बोट से उतर के वापस लैंड पे आते हैं, बैंक पे आते हैं, रिवर बैंक पे, हम जैसे ही यहां पे फोर्स लगाए, बदले में इस पांव की वजह से हम इस पे रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, और ना चाहते हुए भी हम बोट को पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोट इधर की तरफ मूव करेगा और हम पानी के अंदर। इसी वजह से जब बोट से उतरते हैं ना, तो एक साइड पे बोट को पकड़ा होता है। बलून के एग्जाम्पल में भी सेम बात डिस्कस हुई है। भाई बलून से जब हवा निकली तो बलून ऊपर क्यों जाता है, मतलब उसका माइंडसेट थोड़ी ना है कि यार हम हवा निकल रही है, हमको ऊपर जाना है। जब बलून से एयर निकल रही है
तो वो जब एयर नीचे जमीन से टकराई, एयर से टकराई, नीचे की तरफ फोर्स दी, बदले में नीचे के सरफेस ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। सेम एग्जांपल रॉकेट के साथ होता है कि रॉकेट से जैसे ही प्रपोल्शन होता है, जैसे ही रॉकेट से गैसेस निकलना शुरू होती हैं, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, बदले में रिएक्शन फोर्स मिलता है ऊपर की तरफ और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। छोटे छोटे 4 एग्जांपल थे जिसकी वजह से हम एक्शन इक्वल टू रिएक्शन को समझे, और 2 जो मैंने बोला था कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको भी हमें पता होना चाहिए। और यहां पे ट्रिक क्या है, इस एग्जांपल में एक्चुअल में ट्रिक है जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। क्या ट्रिक है? ये तो स्विमिंग वालों तो ओके है कि यार कोई बंदा है पानी में है, वो स्विम कर रहा है आगे, वो पानी को पीछे ढकेल रहा होता है हाथ से। क्यों? क्योंकि जब वो पानी को पीछे ढकेलेगा तो बदले में पानी क्या करेगा, उसको आगे की तरफ पुश करेगा और पानी के रिएक्शन फोर्स की वजह से वो बंदा आगे की तरफ स्विम करता हुआ निकलता है। ये सिंपल एग्जांपल था, पता है आप सबको। मैं बात कर रहा हूं इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद आवर फुट। अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि हम जब वॉक कर रहे होते हैं तो हम अपने पाँव को आगे की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हम मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में सपोज मूव कर रहे हैं तो होता क्या है ना, हम अपने पाँव से जमीन को वेस्ट की तरफ ढकेल रहे होते हैं और उस वेस्ट पे ढकेलने की वजह से जमीन हम पे रिएक्शन फोर्स लगाता है और हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहां पे ट्रिक क्या है, जब अभी हम लोग लॉज ऑफ मोशन खत्म होने के बाद फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे तो वहां पे मेरा एक बहुत पेट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बच्चे गलत बताते हैं, वो ये है कि बेटा मान लीजिए अगर हम ईस्ट में मूव कर रहे हैं अगर, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? आंसर अभी नहीं दूंगा, आंसर मैं फ्रिक्शन में दूंगा। तब तक आप अपनी लॉजिक से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आंसर को फाइंड आउट करने की कि एग्जैक्ट इसका आंसर होना क्या है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, क्वेश्चन पोस्टपोन्ड है, ये तब डिस्कस होगा जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा, फिर से यही बात हम लोग दोबारा से उठाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए असाइनमेंट मान लो कि हाँ इसको सोचना है कि कैसे हम लोग चीजों को और करते हैं। हम सब ने स्प्रिंग बैलेंस देखा है, जो हम लोग क्या गैस सिलेंडर वाला आता है ना, गैस देने, उसके पास क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, कुछ इस तरह का। उसके पास मीटर का कांटा बना होता है, नीचे एक हुक लगा होता है, उस पर बोलता है भैया सिलेंडर हमको नाप के दिखाओ। तो जैसे ही वो सिलेंडर को यहाँ पे फिट करता है, ये इसका कांटा कुछ फ्लैक्चुएट करता है। जैसे ही इसमें नीचे की तरफ फोर्स आया, सिलेंडर का वेट आया, बदले में इस सिलेंडर ने अपोजिट डायरेक्शन पे इस पे रिएक्शन फोर्स दिखाया एंड दैट रिएक्शन फोर्स शोज ऑन आवर स्प्रिंग बैलेंस। उसी रिएक्शन फोर्स के रीडिंग को हम मेजर करते हैं और हम बोलते हैं कि यार इसका वेट इतना हुआ। एक्चुअल में वेट की डेफिनेशन ही यही है यार। अब हम वेट को कभी भी ये नहीं बोलते कि हम जितना फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज अवर वेट ना। क्लास 9th में आप ये डेफिनेशन पढ़ते हो कि अर्थ हम पे जितना रिएक्शन फोर्स लगाता है दैट इज अवर वेट। छोटे छोटे पॉइंट हैं बट ये इतने क्रूशियल पॉइंट्स हैं कि आप अच्छी खासी क्लासेस में पहुंच जाते हो और बेसिक क्लियर नहीं होता। वी कैन नॉट से कि हम अर्थ पे जितना फोर्स लगा रहे हैं दैट इज अवर वेट, नहीं, अर्थ हम पे जितना फोर्स लगाता है दैट इज अवर वेट। और वही बात यहां पे स्प्रिंग बैलेंस पे भी वैलिड होती है। इज दैट क्लियर नाउ? आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया, इंपल्स को पढ़ा, इंपल्स के एप्लीकेशंस को पढ़ा, इंपल्स पे न्यूमेरिकल किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ा और उसके भी एप्लीकेशंस को हमने एक अच्छे मैनर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग क्या रखने वाले हैं? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मैंने अभी जब रिकॉल की बात की थी गन की, तो मैंने बोला था बच्चा नेक्स्ट लेक्चर पे रिकॉल वेलोसिटी बताऊंगा।
तो वो हम लोग इस टॉपिक पे कवर करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। कि जब अभी तक हम लोग एक फोर्स की बात कर रहे थे कि हाँ बॉडी को धक्का दिया या बॉडी को खींच लिया, उस पर कितना एक्सेलरेशन वगैरह है, इस हेडिंग में हम लोग बात करेंगे कि बेटा जब बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस ढेर सारे होंगे तो बॉडी का रिएक्शन कैसा होगा, बॉडी के मूवमेंट का नेचर कैसा होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज योर सस्पेंस, दिस इज योर सरप्राइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पे लॉज ऑफ मोशन पेपर में आ रहा हो और फ्री बॉडी डायग्राम पे क्वेश्चन ना आए, पॉसिबल नहीं है। हम लोग को कम से कम 1 and 1.5 लेक्चर लगेगा फ्री बॉडी डायग्राम को करने में, इसके न्यूमेरिकल को समझने में। आज के लिए हम लोगों के लिए इतना ही था, हम लोग जान चुके हैं नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, सो बी रेडी फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू गाइज। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग एज ऑलवेज, जैसे लास्ट लेक्चर में भी बोला था मैंने, आप आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या विजन पॉइंट की वेबसाइट पे जाके भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर।